गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में। एक्चुअली बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ही एक पार्ट है। तो हम लोग स्टार्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से ही करेंगे। देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्या मतलब होता है बच्चों। एक्चुअली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है बच्चों द स्टडी ऑफ चार्ज। क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग को पढ़ना है चार्ज के बारे में, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ही डिफरेंट पार्ट है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके बारे में सेपरेटली हम लोग स्टडी करेंगे। आज हम लोग देख लेते हैं बच्चों पहले चार्ज के बारे में, ठीक है ना। तो देखते हैं ये चार्ज होता क्या है। बच्चों चार्ज क्या होता है कि बॉडी का वो प्रॉपर्टी होता है जो तब डेवलप होता है जब बॉडी में या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो या इलेक्ट्रॉन उससे इजेक्ट हो, ठीक है ना। क्या होता है? बॉडी का वो प्रॉपर्टी जो तब डेवलप होता है जब या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? आप इसको डेफिनेशन में लिख सकते हो, इट इज समथिंग लाइक फंडामेंटल, इट इज something like fundamental which is developed, it is something like fundamental which is developed due to transfer of electron, due to transfer of electrons। अब आप बोलोगे बच्चों कि सर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो ऐड भी हो सकता है या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव भी हो सकता है। आप लोग पढ़े होंगे 9th-10th में कि चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो देखते हैं बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे कब डेवलप होता है और नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होता है ना। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा बच्चों कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज तब होता है जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज तब बॉडी हो जाता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। हम तो देखेंगे बच्चों when electrons are removed from a body, वो कैसा हो जाता है बच्चों? नेगेटिवली चार्ज्ड, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज्ड। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड होता है बच्चों तब क्या हो जाता है? वो पॉजिटिवली चार्ज्ड। और सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं बच्चों, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू एनी बॉडी, तब वो बॉडी कैसा हो जाता है बच्चों? वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है ना, नेगेटिवली चार्ज्ड। अब बोलोगे सर ये कैसे? ये बताओ कि जब ऐड होगा इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज कैसे हो जाएगा और जब रिमूव होगा तो पॉजिटिवली चार्ज कैसे हो जाएगा। तो देखो बच्चों, आप लोग को पता होगा कि हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन पता होगा बच्चों वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, जैसा कि जे थॉमसन ने हम लोग को बताया था। और प्रोटॉन कैसा होता है बच्चों? वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कहने का क्या मतलब कि एक एटम में प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। तो वो बॉडी कब पॉजिटिवली चार्ज बनेगा और कब नेगेटिवली, आप ध्यान से समझना। सपोज करो बच्चों मैं एक एटम लेता हूँ, एक सोडियम एटम लेता हूँ, एक Na का एटम लेता हूँ। आप लोग को पता होगा बच्चों एक सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? पता है क्या? एटॉमिक नंबर आप लोग को पता होना चाहिए। कितना होता है बच्चों? 11 होता है। एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है? 11। 11 का क्या मतलब है बच्चों कि सोडियम में 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे और 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे। कब? जब सोडियम एटम न्यूट्रल होगा तब। आप लोग को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता होगा बच्चों कि यहाँ पे सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन ऐसे चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है ना बच्चों। यहाँ पे सोडियम एटम चूंकि लिए तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन होंगे। क्या? 11 प्रोटॉन होंगे। सिमिलरली इधर आउटसाइड द ऑर्बिट में क्या 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे बच्चों? 11 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा अलग अलग ऑर्बिट में।
अब देखो, इस पे 11 प्रोटॉन है, इस पे 11 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिवली चार्ज, एक प्रोटॉन पे एक पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। चूंकि 11 पॉजिटिव चार्ज भी है और 11 नेगेटिव चार्ज भी है, तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। क्लियर है बच्चों? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है। तो चूंकि यहाँ 11 पॉजिटिव है, 11 नेगेटिव है, तो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, तो ओवरऑल ये क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा बच्चों? आप सपोज करो कि इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए बच्चों। अगर एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देते हैं तो इस पे कितना बचा? अब ये कैसा हो जाएगा बच्चों? क्या यहाँ पे अभी 11 प्रोटॉन तो रह ही जाएगा, 11 प्रोटॉन तो रह ही जाएगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बच गया बच्चों? चूंकि आप एक रिमूव कर चुके हो ना, तो बच कितना गया? क्या 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच गया? इलेक्ट्रॉन 10 ही बच गया बच्चों। तो मेरे को बताओ कि ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 10 नेगेटिव चार्ज है, तो वो 10 पॉजिटिव चार्ज को तो बैलेंस कर दे रहा है, लेकिन यहाँ 11 पॉजिटिव चार्ज है। 10 इलेक्ट्रॉन 10 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर दिया, बच क्या गया? एक पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन। तो क्या एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा बच्चों? तो हम बोल सकते हैं ना कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो कैसा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। सिमिलरली अगर बच्चों इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता बच्चों, तो कितना हो जाता बता सकते हो? प्रोटॉन तो 11 ही रहता, प्रोटॉन तो 11 ही रहता, लेकिन क्या 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते बच्चों? 12 इलेक्ट्रॉन हो जाता। तो बता सकते हो कि 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दे रहा है, बच गया एक प्रोटॉन। तो क्या एक पॉजिटिवली चार्ज एक इलेक्ट्रॉन बच गया बच्चों? 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया। तो क्या एक नेगेटिवली चार्ज आ गया बॉडी पे? बात समझ में आई? तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि जब भी इलेक्ट्रॉन बॉडी से रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो नेगेटिव चार्ज बनेगा। क्लियर है ना? ठीक है बच्चों, पॉज करके स्क्रीन इसको उतार लो, आगे बढ़ते हैं। हो गया? आगे देखो बच्चों, इस चार्ज का पूरा प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है। इस चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़ना है। चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई चैप्टर्स में हम लोग केवल चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग आज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को अच्छे से समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बहुत आसान है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बहुत सिंपल, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, बस ध्यान से समझना इसको, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहला देखते हैं बच्चों हम लोग इसमें कि आखिर चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, 9th में भी पढ़े होगे। इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब, है ना। इसको डिनोट करते हैं C से, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, ये चार्ज कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज ये 2 तरह का होता है। आप लोग जानते होंगे, बहुत सिंपल सा चीज़ है, लेकिन हम लोग एक एक चीज़ को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा बच्चों नेगेटिव चार्ज, है ना। आगे देखो, आप लोग को पता होगा बच्चों कि सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज, लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। लाइक चार्ज क्या होता है सर? तो सेम नेचर का, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को लाइक बोलेंगे, नेगेटिव नेगेटिव को लाइक बोलेंगे। तो आप लोग को ये पता होगा बच्चों कि लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे? रिपल्सन, रिपल्सन। सिमिलरली नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी लाइक चार्ज हुए ना बच्चों, तो ये नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। लेकिन अगर एक अनलाइक चार्ज है बच्चों, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना बच्चों। क्या इतना आप लोग को समझ में आ गया है? इसका यूनिट कूलम्ब होता है। टाइप्स ऑफ चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, और जो लाइक चार्जेज होते हैं बच्चों, लाइक चार्ज मतलब सेम नेचर का चार्ज, उनमें रिपल्सन होता है, और अनलाइक चार्जेज जो अपोजिट नेचर के होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ बच्चों कि जो सेम नेचर के होते हैं उसमें दुश्मनी होता है। सेम नेचर में क्या होता है बच्चों? दुश्मनी होता है, रिपल्सन को दुश्मनी बोल सकते हैं। और अपोजिट नेचर में क्या होता है बच्चों? अट्रैक्शन होता है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि अपोजिट नेचर का होगा तो प्यार होगा। आम जीवन में भी यही होता है बच्चों। चलो आगे हम लोग और प्रॉपर्टी देखते हैं। बच्चों स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है?
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है, देखो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज प्लस माइनस ई। ई क्या होता है बच्चों? ई क्या है? तो ये ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का क्या मतलब हुआ? चार्ज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन। क्या? चार्ज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि चार्ज बॉडी पे कब डेवलप होता है? जब इलेक्ट्रॉन या तो ऐड होता है या तो रिमूव होता है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड या एक इलेक्ट्रॉन रिमूव मिनिमम हो सकता है ना बच्चों, आधा तो नहीं हो सकता, कम से कम एक होगा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज का क्या होता है? ई होता है। ई को क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज प्रेजेंट हो। आपको ये पता होगा बच्चों, ये ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब, है ना? ई का वैल्यू इतना होता है। तो ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो नेगेटिवली चार्ज माइनस ई हो जाएगा, अगर रिमूव होगा तो प्लस ई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो, माइनस दे सकते हो आप लोग। अब देखो, ये तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हो गया। हालांकि इसका और भी स्मॉल पार्ट आ चुका है बच्चों, लेकिन हमारे वो सिलेबस में नहीं है। एक्चुअली उसको बोलते हैं क्वार्क्स। आप सुन सकते हो लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको इग्नोर करते हैं। ओके, आप लोग के लिए स्मॉलेस्ट चार्ज यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, आगे एक नया प्रॉपर्टी और देखते हैं बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है सर? तो देखो बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? सपोज करो कि हम दो न्यूट्रल बॉडी ले लेते हैं, दो न्यूट्रल बॉडी, एक पहला बॉडी ये हो गया, दूसरा बॉडी ये हो गया, दोनों न्यूट्रल है बच्चों। मैंने क्या किया कि यहाँ से एक इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा बच्चों? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या चार्ज, क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव? ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस पर कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा बच्चों? प्लस ई। और इस पे चूंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो क्या ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा? तो इस पे चार्ज हो जाएगा बच्चों माइनस ई। क्लियर है ना? अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं बच्चों, अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? इस पे हो जाएगा प्लस 2e, और इस पे अब कितना हो जाएगा? माइनस 2e हो जाएगा बच्चों। सिमिलरली आप जितना इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा, इस पे भी चार्ज और इस पे भी चार्ज। लेकिन आप देख सकते हो बच्चों कि चार्ज हमेशा क्या हो रहा है? 1e 2e, 3 निकालते तो 3e, है ना? या फिर माइनस ई, माइनस 2e, माइनस 3e। तो हम क्या जनरली बोल सकते हैं बच्चों कि जो भी चार्ज डेवलप होगा वो प्लस माइनस NE होगा। क्या होगा? प्लस माइनस NE। ये n क्या है? 1 2 3 4, जिसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं बच्चों। n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 2 3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर। तो क्या यहां से समझे बच्चों कि जब भी किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? कि जो भी चार्ज आएगा ना वो पैकेट के फॉर्म में आएगा, कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। फ्रैक्शन में तो पॉसिबल नहीं है ना बच्चों, ठीक है? तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, पहले इतना उतार लो, फिर मैं इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा देता हूं। स्क्रीन पॉज करके लिख लो, आगे देखो। हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कैसे बोलेंगे बच्चों? सिंस चार्ज इज डेवलप्ड due to transfer of electrons and electrons can never be in fraction, charge is always developed
always developed as the integral multiple of electronic charge, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका कि जब भी चार्ज डेवलप कैसे होता है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, और इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता बच्चों कि 1.5 इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर कर दो, 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, इंटीजर के फॉर्म में ही कर पाओगे। तो जो चार्ज भी डेवलप होता है ना बच्चों, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। दैट इज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, दैट इज क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, एंड दिस इज नॉन एज quantization of charge, क्लियर है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, इसको हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। इसको उतार लो, पहले उतार लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि सपोज करो कि आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ। सपोज करो कि कोई मेरे पास एक ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि ना तो इस सिस्टम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, ना तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। और इस सिस्टम में मानते हैं बच्चों कि यहाँ पे 3 बॉडी है, एक ये बॉडी है, एक दूसरा ये बॉडी है, तीसरा ये बॉडी है। ठीक है, मान लेते हैं हम क्या बोल रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा, मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा, ना तो इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होगा। तो क्या जितना चार्ज इनिशियली होना चाहिए क्या उतना ही फाइनल होगा? सपोज करो बच्चों कि इनिशियली चार्ज इस पे 2 कूलम्ब है, इस पे +1 कूलम्ब है, इस पे -2 कूलम्ब है इनिशियली। ठीक है, आपस में सपोज करो बच्चों कि ये लोग कुछ चार्ज का आदान प्रदान किया आपस में, बाहर नहीं, आपस में जब ये चार्ज का ट्रांसफर किया एक दूसरे में, और फाइनल मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे चार्ज हो गया -1 कूलम्ब, यहाँ पे हो गया -2 कूलम्ब, और यहाँ पे मान लेते हैं बोलेंगे कि Q चार्ज हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये Q कितना है, Q कितना होना चाहिए, तो आप लोग को पता है कि चूंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो ना तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो जितना इसमें चार्ज रहेगा वो चार्ज कंजर्व रहेगा, वो घटेगा ना बढ़ेगा, वो सेम रहेगा, है ना। तो क्या आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे कि चार्ज इनिशियल इक्वल्स टू चार्ज फाइनल फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो इनिशियल चार्ज कितना है, देखो +2 +1 -2 इक्वल्स टू फाइनल चार्ज कितना है, -1 -2 कूलम्ब प्लस Q। तो यहाँ से आप Q कैलकुलेट कर सकते हो, कितना हो जाएगा बताओ। ये 1 हो गया, ये -3 हो गया, प्लस Q। तो यहाँ से क्या Q का वैल्यू हम लोग को पता चल गया +4 कूलम्ब। तो यहाँ से क्या Q का वैल्यू हम लोग निकाल सकें, कैसे निकाल पाए, Q इनिशियल इक्वल्स टू Q फाइनल हो गया। तो इस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी प्रॉपर्टी का आगे हम लोग को पढ़ना होगा करंट में बच्चों, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, जिसमें हम लोग यही पढ़ते हैं बेसिकली कि उसमें ना तो चार्ज ऐड होता है ना तो चार्ज निकलता है। क्लियर है? इसको आप उतार लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, ध्यान से देखना। एक बार किसी एग्जाम में ये पूछा गया था बच्चों कि क्या इज चार्ज पॉसिबल विदाउट एनी मास, क्या चार्ज पॉसिबल है बिना मास के, ऐसा है क्या, बताओ। चार्ज इज नॉट पॉसिबल
विदाउट मास, विदाउट मास। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या वो ई होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है वो भी किस पे प्रेजेंट है, किसी न किसी मास पे प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना बच्चों, ये इसको याद रखेंगे। लेकिन इसका जस्ट उल्टा सही है बच्चों, इसका जस्ट उल्टा सही है, जस्ट अपोजिट सही है। क्या कि मास, इसका जस्ट उल्टा क्या सही है बच्चों? देखो, मास इज पॉसिबल, मास इज पॉसिबल विदाउट चार्ज। बिल्कुल, वो न्यूट्रल हो सकता है। तो इसको याद रखो बच्चों, कभी कभी मल्टीपल करेक्ट में ये पूछा जा सकता है कि क्या चार्ज बिना मास के पॉसिबल है, तो ये गलत है। क्या मास बिना चार्ज के पॉसिबल है? बिल्कुल हो सकता है, जब बॉडी न्यूट्रल हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। चूँकि बच्चों जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब उस पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और उसका मास भी होता है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बच्चों। फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों? Q इक्वल्स टू आप लोग को पता होगा माइनस ही होता है। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, इसका मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का बच्चों? बताओ, आपको पता होना चाहिए। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है ना? तो मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है इलेक्ट्रॉन, उस पर मास भी है, उस पर चार्ज भी है। तो हम लोग को थोड़ा सा मास और चार्ज पे बात करना होगा। ठीक है, देखो, किसी भी बॉडी का जो मास होता है बच्चों, वो उसके स्पीड पे डिपेंड करता है। मास ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स स्पीड। किसी भी बॉडी का जो मास होता है बच्चों, या पार्टिकल का बोल सकते हैं, किसी भी पार्टिकल का जो मास होता है वो उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। लेकिन सर अभी तक तो हम लोग मैकेनिक्स पढ़े, उसमें मास कांस्टेंट मानते थे। जब भी मास मूव करता था तब तो हम लोग उसको मास कांस्टेंट लेके चलते थे। तो वो क्यों, ये भी मैं समझाता हूँ। देखो बच्चों, जो मास होता है ना, मूविंग मास, m इक्वल्स टू क्या होता है? m0 डिवाइडेड बाई 1 - v²/c²। ठीक है, ये m0 क्या है बच्चों? दिस इज द रेस्ट मास। क्या है ये? रेस्ट मास। और v क्या है? इसको मैं थोड़ा ये इंक्लोज कर देता हूँ, फिर अलग से लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, वेयर m0 इक्वल्स टू रेस्ट मास, v क्या होता है? स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल, और यहाँ पे c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और आपको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट ऐसा यूनिट में कितना होता है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो एक्चुअल में मास का ये रिलेशन होता है। जब बॉडी या पार्टिकल भी स्पीड से चलने लगे तो मास उसका कुछ यूं हो जाता है। मतलब आप देख सकते हो कि m0 से ये m का वैल्यू कम होना चाहिए, है ना? मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका कुछ मास है, जैसे ही मूव करने लगा तो उसका मास क्या होने लगेगा? क्या होने लगेगा बताओ? क्या यहाँ पे ये कम होता चला जाएगा, 1 से कम हो जाएगा? तो क्या मास उसका बढ़ जाएगा बच्चों? ठीक है ना? तो मतलब बॉडी का जब स्पीड बढ़ता है तो मास बढ़ता है। तो फिर सवाल है कि सर लॉज ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स में पढ़े हम लोग, जब बॉडी मूव कर रहा था तो मास कांस्टेंट लेते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हमारा जो नॉर्मल केस में जो स्पीड होता है ना, वो सी के मुकाबले बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अब तुम देख सकते हो बच्चों, इफ v इज मच लेस देन c, अगर भी जो है c के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, मतलब नॉर्मल केस में यही होता है जो हम लोग पढ़ते हैं 10 मीटर/सेकेंड, 1 किलोमीटर/आवर, नॉर्मल केस में जो होता है बच्चों। तो इसमें क्या ये कंडीशन अप्लाई होता है? v इज लेस देन c होता है ना। तो तुम देख सकते हो कि जो v/c होगा ना, v/c ये बहुत मच स्मॉलर देन 1 हो जाता है। तो ये v/c कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब इस 1 के सामने इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो m इक्वल्स टू क्या हो जाता है? m इक्वल्स टू हो जाता है m0, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो अभी तक लॉज ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स में पढ़ते आए हैं। क्यों होता था बच्चों? क्योंकि हमारा जो स्पीड होता था वो कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट बहुत छोटा होता था। क्लियर है ना?
ठीक है सर, बोलो कि आप इस मास के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो? तो मास के बारे में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है उसके पास चार्ज भी है, मास भी है। तो मास के बारे में हम लोग देख लिए कि वो स्पीड पे डिपेंड करता है। क्या सिमिलरली चार्ज भी स्पीड पे डिपेंड करता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चार्ज ऑफ बॉडी या चार्ज ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ पार्टिकल, बट मास ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ पार्टिकल। क्लियर है बच्चों? तो आप इसको उतार लो, उसके बाद चार्ज के बारे में लिख देता हूं। हो गया? हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों कि चार्ज ऑफ पार्टिकल does not depend upon speed of particle। ठीक है, जो चार्ज होता है पार्टिकल का बच्चों वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास डिपेंड करता है। मास कैसे डिपेंड करता है ये भी हम लोग देख चुके हैं। सर बोलो कि फिर आप ये क्यों बताए जब हमारे नॉर्मल केस में यूज ही नहीं होता है? तो नॉर्मल केस में वो जो मास डिपेंडेंसी ऑन स्पीड होता है बच्चों वो काम नहीं आता है, लेकिन छोटे पार्टिकल्स में आ जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या 9.1 इंटू 10⁻³ kg हो जाता है? जब आप इस पे सपोज करो, अगर इस पे जरा भी फोर्स लगा ना, सपोज करो कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इस पे F = 1 न्यूटन का फोर्स लगा दो, तो आप क्या इसका एक्सेलरेशन बता सकते हो? क्या F/m होगा ना, मतलब 1/9.1 इंटू 10⁻³ kg। इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये कम कुछ इस तरीके का हो जाएगा, 10⁻31/9.1। ठीक है ना? आप देख सकते हो बच्चों की एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, 10⁻31 के फॉर्म में। ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या इसका स्पीड सेकेंडों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा? तो जब स्पीड बहुत बढ़ जाएगा तो क्या स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में आ जाएगा? जब स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में आ जाएगा बच्चों तो उस समय इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वैरी करने लग जाता है। m जैसा कि अभी हम लोग देखे थे m0/√1 - v²/c²। ये जो v होता है ना c के कंपैरिजन में आ जाता है, तो m जो है वो वैरी करने लग जाता है। क्लियर है ना? नॉर्मल केस में वैरी नहीं करता है क्योंकि v बहुत छोटा होता है c के कंपैरिजन में। क्लियर है बच्चों? चलो एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। चार्ज क्या होता है बच्चों? चार्ज क्या होता है? इट इज समथिंग लाइक फंडामेंटल विच इज डेवलप्ड ऑन एनी बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है ना? उसके बाद बच्चों हम लोग देखें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहला पॉइंट क्या देखें हम लोग? कूलम्ब। उसका यूनिट क्या होता है बच्चों? कूलम्ब होता है। दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस के बीच में, सेम टाइप ऑफ चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है जिसको मैंने बोला था दुश्मनी होता है, और अनलाइक चार्जेस के बीच में, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है जिसको मैंने बोला प्यार होता है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग क्या देखें? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था कि जब भी किसी भी बॉडी पे चार्ज डेवलप होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। क्या होगा बच्चों? इस तरीके से Q = क्या होगा? तो +-NE होगा। इसको हम लोग क्या बोले थे बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चार्ज डेवलप ही होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, तो कम से कम तो एक इलेक्ट्रॉन डेवलप होगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। दूसरा 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रैक्शन में नहीं कर सकता। ठीक है, आगे हम लोग प्रॉपर्टी क्या देखें बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसका इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज बराबर होगा। ठीक है, आगे हम लोग क्या प्रॉपर्टी देखें कि क्या मास बिना चार्ज के पॉसिबल? ऑफकोर्स अगर वो मास न्यूट्रल हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो। आगे हम लोग क्या देखें कि इज चार्ज पॉसिबल विदाउट मास? बिना मास के चार्ज पॉसिबल है क्या? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है और उसका भी मास होता है। तो चार्ज होने के लिए मास की आवश्यकता है, लेकिन मास हो मतलब चार्ज होने के लिए मास की आवश्यकता है, लेकिन मास होने के लिए चार्ज की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं बच्चों। आगे हम लोग क्या देखें
कि जो बॉडी या पार्टिकल का जो मास होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन बॉडी का या पार्टिकल का चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। ये सारा क्या था बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो गया, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों कूलम्ब्स लॉ के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।